सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पार्टियों को चुनाव जिताने का दावा करती है और जिसका मास्टरमाइंड है प्रशांत किशोर। वो नाम जो भारतीय राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं। इसी की कंपनी आईपेक ने 2014 में मोदी के अभियान से लेकर बंगाल में ममता की बड़ी जीतों में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज वही कंपनी ईडी के निशाने पर क्यों है? आईपैक आखिर काम कैसे करती है और क्या यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार के लिए खतरे की घंटी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। भारतीय राजनीति की कहानी में साल 2014 एक मोड़ लेकर आया। देश ने एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव देखा। इसी बदलाव के बीच एक ऐसे संगठन का नाम गूंजा जिसने हमेशा के लिए चुनावी खेल के नियम बदल दिए। इसका नाम था आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और इसके पीछे चेहरा था प्रशांत किशोर। कहानी शुरू होती है 2013 में। प्रशांत किशोर ने कुछ जुनूनी और प्रतिभाशाली युवाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG। इनमें प्रतीक जैन जैसे लोग भी शामिल थे। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था 2014 का लोकसभा चुनाव और उनके क्लाइंट थे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त तक भारत में चुनावी अभियान पारंपरिक ही थे, रैलियां, पोस्टर और भाषण। लेकिन CAG ने इस खेल में डेटा, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ऐसा तड़का लगाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चाय पे चर्चा और 3D होलोग्राम रैलियां जैसे इनोवेटिव आइडिया इसी टीम की देन थे। नतीजा दुनिया ने देखा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस एक जीत ने प्रशांत किशोर और उनकी टीम को रातों रात भारतीय राजनीति का चाणक्य बना दिया। 2014 की इस कामयाबी के बाद 2015 में CAG को एक नए और ज़्यादा प्रोफेशनल रूप में फिर से लॉन्च किया गया और इसका नाम हुआ आईपैक। अब ये सिर्फ कुछ वॉलंटियर्स का ग्रुप नहीं बल्कि देश की सबसे चर्चित पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई गई इसकी विचारधारा, निरपेक्षता। आईपैक का कहना था कि वो किसी एक पार्टी से बंधी नहीं है, उसका काम सिर्फ अपने क्लाइंट को चुनाव जिताना है और उन्होंने ये बार बार करके दिखाया। 2015 में जब नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे तो आईपैक उनके साथ थी और महागठबंधन को एक शानदार जीत दिलाई। 2017 में उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और 10 साल बाद राज्य में कांग्रेस की वापसी कराई। 2019 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को जो ऐतिहासिक जीत मिली, उसके पीछे भी आईपैक की ही रणनीति बताई गई। एक के बाद एक जीत ने आईपैक को एक अजय चुनाव जीतने वाली मशीन की छवि दे दी। पार्टियां बदल रही थी, नेता बदल रहे थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, जीत के पीछे आईपैक का दिमाग। ऐसा लगने लगा था कि आईपैक के पास कोई जादुई फॉर्मूला है जो हार को जीत में बदल सकता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये फॉर्मूला था क्या? आईपैक ऐसा क्या करती थी जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां खुद नहीं कर पाती थी? आईपैक की सफलता का राज किसी जादू में नहीं बल्कि साइंस, डेटा और एक बेहद सदे हुए सिस्टम में छिपा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में स्थित आईपैक के हेडक्वार्टर में सैकड़ों युवा पेशेवर काम करते हैं, जिनमें से कई देश के बेहतरीन IITs और IIM से आते हैं। मोटे तौर पर आईपैक के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, डेटा, डेटा और बस डेटा। आईपैक मानती है कि हर चुनाव आंकड़ों का खेल है। प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सफलता का राज डेटा और कॉमन सेंस पर टिका है। आईपैक का काम चुनाव से महीनों, कभी कभी तो सालों पहले शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि उनके हजारों फील्ड वर्कर, जिन्हें एसोसिएट कहते हैं, हर विधानसभा, हर मोहल्ले और हर गांव में घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं। ये कोई आम सर्वे नहीं होता। वो सीधे सीधे ये नहीं पूछते कि आप किसे वोट देंगे। इसके बजाय वो लोगों की असली तकलीफों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके गांव में पानी आता है? स्कूल में टीचर है या नहीं? क्या सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? वो मौजूदा विधायक से खुश है या नहीं? ये सारा डेटा रियल टाइम में सेंट्रल सर्वर में भेजा जाता है, जहां डेटा एनालिस्ट की टीम इसका विश्लेषण करती है। वो इन आंकड़ों के आधार पर पार्टी को एक आईना दिखाती है जो उसे अपनी कंपनियां और जनता की नब्ज साफ साफ बताता है। वो पार्टी को बताते हैं कि फला इलाके में 60% लोग बिजली कटौती से परेशान हैं या फला समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं से नाखुश है। जब डेटा से ये पता चल जाता है कि जनता के असली मुद्दे क्या हैं, तो आईपैक का दूसरा काम शुरू होता है, नैरेटिव यानी एक कहानी गढ़ना। आईपैक पार्टी के लिए 10 से 15 ठोस
लागू किए जा सकने वाले वादों का एक खाका तैयार करने में मदद करती है। ये वादे हवा हवाई नहीं होते, बल्कि सीधे तौर पर डेटा से निकली जनता की समस्याओं का समाधान होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर डेटा बताता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आईपैक लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का सुझाव दे सकती है। अगर डेटा से पता चलता है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो दुआरे सरकार, सरकार आपके द्वार जैसे अभियान डिजाइन करने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही आईपैक विपक्षी के हमलों का जवाब देने के लिए एक काउंटर नैरेटिव भी तैयार करती है। अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो आईपैक एक नया, ज्यादा भावनात्मक मुद्दा खड़ा कर देती है, ताकि मीडिया और जनता का ध्यान बट जाए। तीसरा, जमीन पर रणनीति को उतारना। यह आईपैक का सबसे अहम और मुश्किल काम है। आईपैक के एक सह संस्थापक विनेश चंदेल कहते हैं कि उनका असली काम पार्टियों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बनना है, यानी पार्टी की ताकत को कई गुना बढ़ा देना। रणनीति और नारे बना लेना एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग। इसके लिए आईपैक हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कोऑर्डिनेटर तैनात करती है। इन कोऑर्डिनेटर्स का काम ये पक्का करना होता है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर अभियान ठीक उसी तरह काम करे जैसा प्लान किया गया है। वो रैलियों से लेकर घर घर तक पार्टियों का संदेश पहुंचाना मैनेज करते हैं और हर दिन की रिपोर्ट वापस हेड ऑफिस भेजते हैं। ये सिस्टम राजनीतिक पार्टियों के पारंपरिक कामकाज को एक ऑर्गेनाइज्ड मशीन में बदल देता है। संक्षेप में, आईपैक एक ऐसी फैक्ट्री है जो डेटा को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करती है और उसे चुनावी जीत का प्रोडक्ट तैयार करती है। यह मॉडल इतना सफल रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी हार के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक का दरवाजा खटखटाया। 2019 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बुरे सपने जैसा था। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। टीएमसी के गढ़ में ये एक बड़ी सेंध थी और 2021 के विधानसभा चुनाव पर खतरा मंडराने लगा था। इसी उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। यह सिर्फ एक कंसल्टेंट को हायर करना नहीं था। टीएमसी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बाद में माना, तृणमूल भावनाओं पर चलती है, आईपैक संरचना और प्रणाली लेकर आई। ये एक लाइन शायद आईपैक के काम को सबसे अच्छे से बयां करती है। आईपैक ने बंगाल में आते ही अपना सिग्नेचर काम शुरू किया, डेटा कलेक्शन। हजारों कार्यकर्ताओं ने राज्य का सर्वे किया ताकि ये समझा जा सके कि लोग ममता सरकार से क्यों नाराज हैं। डेटा से जो बातें निकली वो चौंकाने वाली थी। पता चला कि लोगों में निचले स्तर पर टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा है और बीजेपी का जय श्री राम का नारा असर कर रहा है। इसी डेटा के आधार पर आईपैक ने 2021 के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने में मदद की, दीदी को बताओ, और बाद में दीदी के 10 वादे जैसे अभियान लॉन्च हुए। आईपैक ने महसूस किया कि ममता की छवि एक गुस्सैल नेता की बन गई है। उन्हें सलाह दी गई कि वो बीजेपी के उकसावे पर सीधी लड़ाई में ना उलझे। इसके बजाय उन्हें बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया गया, जो बाहरी लोगों से बंगाल की पहचान की रक्षा कर रही है। बीजेपी के ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव के जवाब में आईपैक ने सरकार के काम पर फोकस करने की सलाह दी। इसी तहत दुआरे सरकार और पराय समाधान जैसी योजनाएं लॉन्च की गई, जिनके तहत सरकारी अधिकारी खुद लोगों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुलझा रहे थे। ये सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपैक ने पूरे बंगाल में अपने सैकड़ों कार्यकर्ता तैनात किए, जिन्होंने टीएमसी के संगठन के साथ मिलकर काम किया और ये सुनिश्चित किया कि पार्टी की रणनीति जमीन पर ठीक से लागू हो। नतीजा सबके सामने था। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने सहयोगियों के साथ मिलकर 215 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर बीजेपी 100 सीटें भी जीत गई तो अपना काम छोड़ देंगे, और उनका ये आत्मविश्वास सही साबित हुआ। ये जीत सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं थी, ये आईपैक के डेटा ड्रिवन मॉडल की भी थी। टीएमसी का आईपैक पर भरोसा इतना बढ़ा कि 2024 के लोकसभा चुनावों और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। 2024 में टीएमसी ने 42 में से 29 लोकसभा सीटें जीती, जो 2019 के मुकाबले एक बड़ी छलांग थी। आईपैक अब सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं, बल्कि टीएमसी के राजनीतिक तंत्र का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर तारीख आती है 8 जनवरी 2026 और कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। 8 जनवरी 2026 की सुबह कोलकाता में ईडी की टीमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस और उसके एक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर पर पहुंच गई। छापेमारी शुरू हो चुकी थी।
ये कार्रवाई कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की जा रही थी। अचानक भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर कंसल्टिंग कंपनी एक आपराधिक जांच के घेरे में थी। लेकिन यह सिर्फ एक कंपनी पर छापा नहीं था, यह सीधे सीधे ममता बनर्जी के वार रूम पर हमला था। पहले आरोपों को समझिए। ईडी का मामला नवंबर 2020 की सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमानों पर कोयले की चोरी हुई। ईडी के मुताबिक इस अवैध तस्करी के कमाए गए करोड़ों रुपए हवाले के जरिए घुमाए गए और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि क्या इसी पैसे का कोई हिस्सा आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी ने दावा किया कि उनके पास आईपैक के सह संस्थापक और डायरेक्टर प्रतीक जैन के खिलाफ कुछ लेन देन से जुड़े सुराग हैं। यहाँ प्रतीक जैन का किरदार समझना जरूरी है। प्रतीक जैन आईपैक के सह संस्थापक तो हैं ही, लेकिन खुद ममता बनर्जी ने पुष्टि की है कि प्रतीक टीएमसी के आईटी सेल के भी प्रमुख हैं। यानी जिस व्यक्ति पर छापा पड़ा वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की चुनावी रणनीति का मुखिया भी है। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। ये एक असाधारण कदम था। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। उन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी कोयला घोटालों की जांच के बहाने टीएमसी की चुनावी रणनीति, 2026 के उम्मीदवारों की लिस्ट और पार्टी के डेटा वाली हार्ड डिस्क जब्त करने आई। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या ईडी का काम राजनीतिक पार्टी का डेटा इकट्ठा करना है? ये मेरे पार्टी के दस्तावेज हार्ड डिस्क ले जा रहे थे, मैं उन्हें वापस ले आई। अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। ये सीन किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा था। एक तरफ केंद्रीय एजेंसी, दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री, और बीच में कुछ हार्ड डिस्क जिनमें शायद एक बड़ी पार्टी के चुनावी रहस्य कैद थे। ममता के इस कदम ने मामले को नया मोड़ दे दिया। ईडी ने तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली है और सबूतों को अपने साथ ले गई है। वहीं प्रतीक जैन के परिवार ने भी ईडी के खिलाफ दस्तावेज ले जाने की शिकायत दर्ज करा दी। ये अब सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं रह गया था। ये केंद्र और राज्य के बीच टकराव, सत्ता का खुला प्रदर्शन और भारतीय लोकतंत्र से जुड़े कई गंभीर सवालों का केंद्र बन गया था। तो सच क्या है? क्या ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार पर एक असली चोट है, जैसा एजेंसी का दावा है, या ये 2026 के बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की राजनीतिक साजिश है, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है? इस सवाल का जवाब उस डेटा में छिपा हो सकता है जिसे लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है। समझते हैं कि आईपैक के पास आखिर ऐसा क्या है जो इतना कीमती है। माना जाता है कि आईपैक के सर्वर में 3 तरह का बेहद संवेदनशील डेटा हो सकता है। मतदाताओं का डेटा, इसमें बंगाल के करोड़ों लोगों की जानकारी हो सकती है। सिर्फ नाम पते नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पसंद, स्थानीय समस्याएं और सामुदायिक आकांक्षाएं भी। ये डेटा किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए सोने की खान जैसा है। टीएमसी की चुनावी रणनीति, इसमें 2026 के लिए टीएमसी का पूरा गेम प्लान हो सकता है। कौन कहां से लड़ेगा, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, विपक्ष के किन नेताओं को कैसे घेरा जाएगा, ये सब कुछ आईपैक की फाइलों और हार्ड डिस्क में हो सकता है। अगर ये डेटा विपक्ष के हाथ लग जाए तो टीएमसी का चुनाव शुरू होने से पहले ही मुश्किल में पड़ सकता है। टीएमसी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के भी प्रमुख हैं, इसका मतलब है कि आईपैक के पास पार्टी के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल अभियानों का कंट्रोल हो सकता है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी इसी डेटा को जब्त करने आई थी। वहीं ईडी का कहना है कि उनकी कार्रवाई का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका तर्क है कि अगर कोयला घोटाले का पैसा आईपैक में लगने का शक है तो वो उस मनी ट्रेल की जांच करने के लिए बाध्य है। इस टकराव ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या आईपैक को वाकई अवैध पैसा मिला? ईडी का दावा है कि वो हवाला लेन देन की जांच कर रही है। अगर ये आरोप साबित होता है तो ये आईपैक और टीएमसी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा। दूसरा, क्या प्रतीक जैन व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल थे? ईडी विशेष साक्ष्य का दावा कर रही है, लेकिन ये सबूत अभी अदालत में साबित होने बाकी है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्रवाई का समय राजनीतिक है? 2026 के चुनाव से कुछ समय पहले हुई ये छापेमारी संदेह पैदा करती है। ममता बनर्जी इसे अपनी चुनावी तैयारियों को रोकने की कोशिश बता रही हैं। ईडी की ये छापेमारी सिर्फ एक कंपनी या एक चुनाव तक सीमित नहीं है। यह घटना बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है जो आईपैक जैसी संस्थाएं भारतीय राजनीति में लेकर आई है। आईपैक ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसने चुनाव लड़ने के पारंपरिक तरीकों को डेटा और साइंस के खेल में बदल दिया। इसने राजनीति को एक युवा और पढ़े लिखे पेशेवर के लिए भी खोल दिया, जो अब सीधे तौर पर देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
लेकिन इस मॉडल के कुछ स्याह पहलू भी हैं। आईपैक जैसी कंपनियों के पास करोड़ों नागरिकों का डेटा होता है। इस डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल है। साथ ही इन कंपनियों की फंडिंग कैसे होती है, इस पर भी अक्सर पर्दा पड़ता रहा है। ईडी की मौजूदा जांच इसी वित्त अपारदर्शिता के मुद्दे को छूती है। तो भविष्य क्या है? टीएमसी ने 2026 के विधानसभा चुनाव तक के लिए आईपैक के साथ अपना अनुबंध बढ़ाया हुआ है। यह दिखाता है कि ममता अपनी चुनावी मशीनरी के लिए आईपैक पर कितना निर्भर है। ईडी की कार्रवाई इसी निर्भरता पर एक सीधा हमला है। अगर आईपैक इस संकट से कमजोर होती है तो क्या टीएमसी 2026 की लड़ाई अपने दम पर लड़ पाएगी? आईपैक की कहानी भारतीय लोकतंत्र के एक नए अध्याय की कहानी है। ये एक ऐसी चुनाव जीतने वाली मशीन है जिसने राजनीति के नियमों को फिर से लिखा। उसने दिखाया कि डेटा कितना शक्तिशाली हो सकता है और एक पेशेवर नजरिया कैसे चुनावी नतीजों को पलट सकता है। लेकिन ईडी की छापेमारी ने इस शक्तिशाली मशीन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह संकट सिर्फ आईपैक का नहीं, बल्कि उन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी चुनावी किस्मत ऐसी कंपनियों के हवाले कर देते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या राजनीति को एक कॉरपोरेट प्रोडक्ट की तरह बेचा जाना चाहिए? और जब कानून और राजनीति की सीमाएं धुंधली हो जाती है तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होता है? क्या ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या भ्रष्टाचार पर एक वास्तविक प्रहार? क्या ये आईपैक का अंत है या भारतीय राजनीति में एक नए और भी जटिल अध्याय की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।